हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 की जो एग्ज़ाम चल रही है, तो उन एग्ज़ामों में आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड आगे आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोस हम लोग इस चैनल पर डेली अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 12 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था? ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो एक किसानों से जुड़ा एक आंदोलन था। तो किसान नेता का नाम पूछा है, किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था? तो उस किसान नेता का नाम है राजकुमार शुक्ल। और दोस्तों, अभी हम लोग चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आपको किस प्रकार दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन थोड़ा कवर कर लेते हैं, जानते हैं थोड़ा चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी। आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है 19 अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह आंदोलन किसानों से जुड़ा हुआ था। तो यह आंदोलन हुआ क्यों था और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को यहाँ पे क्यों आने को प्रेरित किया, उसके बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखिए, हो क्या रहा था, अंग्रेज बिहार के किसानों को नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने को मजबूर किया करते थे और उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो उस वजह से ना दोस्तों, किसान काफ़ी परेशान हो चुके थे और नील की खेती करने से किसानों की ज़मीन भी खराब हो रही थी और जिस कारण से वह अन्य किसी भी खाने की चीज़ की खेती नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक रीज़न था कि बिहार के किसान काफ़ी परेशान हो चुके थे और उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। और देखिए, इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को शामिल कर लिया और गांधी जी द्वारा भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। तो दोस्तों, आपको यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो था चंपारण सत्याग्रह। और अभी हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा किया गया था, तो उसका असर क्या हुआ। तो देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का असर यह हुआ कि एक चंपारण कृषि विधेयक बिल पारित किया गया और उस विधेयक की मदद से ही किसानों को काफ़ी राहत मिली और जमींदारों की जो मनमानी थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो इस प्रकार गांधी जी के इस चंपारण सत्याग्रह का किसानों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ था और गांधी जी की भी एक मजबूत नेता के तौर पर छवि बन चुकी थी इस आंदोलन के बाद में। देखिए, बात चल रही है राजकुमार शुक्ल के बारे में, तो आपको एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ। जब 20 अप्रैल 1929 को राजकुमार शुक्ल की 54 वर्ष की उम्र में मृत्यु होती है, तब एक अंग्रेज अधिकारी जिससे राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ रहे थे, तो उस अधिकारी ने राजकुमार शुक्ल के श्राद्ध के लिए 300 रुपये भेजे और कहा कि चंपारण के वो अकेले मर्द थे जो लड़ते रहे। तो इस प्रकार राजकुमार शुक्ल की भी छवि थी। तो आप लोग यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखिए। आपको यहाँ से चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में फिनलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, फिनलैंड देश के प्रधानमंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहले इनका नाम जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वर्तमान में फिनलैंड देश के प्रधानमंत्री है सना मरीन। और सना मरीन ये पूरे विश्व में सबसे कम उम्र में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली व्यक्ति है। इनकी उम्र महज 34 साल है। इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन अन्य एग्जामों में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, सना मरीन। ये वर्तमान में फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री है। और बात हो रही है फिनलैंड देश की, तो याद रखिए फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और ये जो फिनलैंड देश है दोस्तों, तो ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली। और अब बात हो रही है तेलंगाना हाईकोर्ट के बारे में दोस्तों, तो आप लोग याद रखिए कि टीबीएन राधाकृष्णन
ये तेलंगाना हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है उमेश सिन्हा को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इलेक्शन कमिश्नर दो है भारत के, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अगर पूछा जाता है तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा दोस्तों। और बात चल रही है इलेक्शन कमीशन की, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग की। तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 के दिन। इसीलिए प्रति वर्ष 25 जनवरी को भारत में भारतीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2011 से 25 जनवरी 2011 से भारत में ये दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। अभी हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काजू उत्पादन के लिए तटीय रेती मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। हम सभी को पता है गोवा के काजू काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, कंबाला खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो कंबाला खेल है दोस्तों, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और ये जो खेल है तो ये भैंसा दौड़ का खेल है। और देखिए, पिछले साल श्रीनिवास गौड़ा काफ़ी फेमस हुए थे। ये क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि जो कंबाला में जो भैंसा दौड़ होती है, तो उन्होंने 100 मीटर की जो दौड़ थी, तो उन्होंने ये दौड़ महज 9.55 सेकंड में पूरी की थी। तो उसी वजह से श्रीनिवास गौड़ा का नाम भी काफ़ी फेमस हुआ था। और उसी के साथ ये कंबाला खेल भी काफ़ी प्रचलित हुआ था। तो देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिए, कंबाला खेल ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में। और देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी वो भी याद रखिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्य देशों की संख्या है 68। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 123 के बारे में पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो जो अनुच्छेद 123 होता है, तो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश सत्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। और संसद के अवकाश सत्र में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, तो उस अध्यादेश का प्रभाव संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। नेक्स्ट देखिए, 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा गया है। तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के बीच है। आप लोग यहाँ से 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री चैनल के बारे में भी याद रखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8 डिग्री जो चैनल है, तो मालदीव को और मिनिकॉय के बीच में है। कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल तो मैंने आपको बता दिया, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। और लक्षद्वीप द्वीप समूह ये 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। तो इस प्रकार ये आप लोग चारों भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और 335 ईस्वी सन में समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। और इसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजगद्दी पर बैठने के बाद समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। तो इनके इस पराक्रम के कारण ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय युवा दिन कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिन मनाया जाता है 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिन क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है 12 जनवरी को। और उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिन मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिन कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल ये रशिया की मुद्रा है। और रशिया से आप लोग याद रखिए, रशिया की राजधानी है मॉस्को।
और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, रशिया के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और अभी देखिए करेंसी के बारे में क्वेश्चन बना है, तो आप लोग यहाँ से ये याद रखिए कि बांग्लादेश की जो करेंसी है तो वो टका है। जापान की करेंसी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जापान की करेंसी येन है। इराक की करेंसी के बारे में पूछा जाता है, तो इराक की करेंसी है दिनार। और चीन की मुद्रा है युआन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग ये 3-4 देशों के मुद्रा भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित होने हैं? देखिए 2018 से प्रतिवर्ष जनवरी माह में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है, परंतु इस साल कोरोना महामारी के चलते खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अगस्त और सितंबर महीने में खिलाया जाएगा और इस खेल का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा में 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में खेला गया था और ये खेला गया था दिल्ली में। 2019 का अगर पूछा जाए तो ये खेला गया था पुणे में। 2020 का खेलो इंडिया गेम्स खेला गया था गुवाहाटी में और 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हरियाणा में खिलाया जाएगा। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 17 और अंडर 21 इन दो कैटेगरी में खिलाए जाते हैं। तो अंडर 17 में स्कूल के छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अंडर 21 जो कैटेगरी है उसमें कॉलेज के छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बस एक ही मकसद है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें फैसिलिटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 1000 एथलीट ऐसे चुनती है कि जिन्हें भारत सरकार 5 लाख रुपए की मदद करती है हर साल, और ये मदद 8 साल तक उन्हें की जाती है। बस एक ही मकसद है कि उन्हें अच्छे खिलाड़ी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अभी सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? देखिए अयोध्या शहर ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपका आंसर होगा अयोध्या। यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखिए साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद ये बसा हुआ है। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के तट पर दिल्ली, मथुरा और आगरा बसा हुआ है। और देखिए नासिक में जो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो भी याद रखिए, तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर बसा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी अटल सुरंग का उद्घाटन किस दिन किया गया था? तो अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। और ये जो अटल सुरंग है तो ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है और इसके बनने से मनाली और लेह की दूरी कम हो जाएगी। पहले मनाली से लेह जाते थे तब 474 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, परंतु अटल सुरंग के बनने के बाद ये सफर मात्र 428 किलोमीटर का रह गया है। और ये जो टनल है ना दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अटल सुरंग का निर्माण BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। और ये जो टनल है तो इसको बनने में 10 साल का अवधि लगा था। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये टनल किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? तो रोहतांग दर्रे के नीचे ये टनल बनाई गई है और यही कारण है कि इसे पहले रोहतांग टनल के नाम से यानी कि रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। परंतु अटल बिहारी जी के 95वीं जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 में इस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया था। तो यहाँ से आप लोग इतनी सारी चीज़ें याद रखिए। यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो उसका आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर रहा? देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों की सूची में 94 यानी कि 94वें पायदान पर रहा। और 107वां यानी कि आखिरी देश आपसे पूछा जा सकता है, तो आखिरी देश का नाम है चाड। ये चाड जो देश है तो ये अफ्रीकी देश है, तो ये आखिरी रहा था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में टॉप कंट्रीज थी चाइना, कुवैत समेत 17 कुल ऐसे देश थे कि उन देशों में 0 हंगर है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के कुछ नए क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो।
आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।